जय हिंद। मैं शुभम तिवारी आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये जो टॉपिक है इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एएसआई और मध्य प्रदेश एसआई, इन सब की वैकेंसी के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी दूंगा। और आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें ये पूरी जानकारी, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, क्या पूरा सिलेबस है, कहाँ से आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सब कुछ कंप्लीट में जानकारी, साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको सजेशन आपको दूंगा कि कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, जिससे आप इस एग्जाम को एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कांस्टेबल के बारे में। देखिए, एक एक करके मैं आपको सारे एग्जाम्स के बारे में बताने वाला, पूरे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी 2021 की आई हुई है, लेकिन कोविड की वजह से इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जो कि मार्च में होना था पहले। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि जून में इसके एग्जाम्स हो सकते हैं। जैसे कोविड की जो सिचुएशन है थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी तो इसके एग्जाम कराए जा सकते हैं। चलिए, ये तो रही बात की बात। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एक करके पूरे क्राइटेरिया बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल के बारे में। तो जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरी जानकारी बता रहा हूं। उसके बाद फिर एएसआई के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एसआई के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इनका वेतनमान रहता है वो 5,200 से लेकर 20,200 रुपए रहता है आरक्षक का। ठीक है, और 1,900 का ग्रेड वेतन रहता है। इसके अलावा जो प्रधान आरक्षक होते हैं कंप्यूटर के, इनका वेतन भी सेम रहता है, और लेकिन ग्रेड वेतन जो होता है वो 2,100 का रहता है। वहीं पर जो सहायक उप निरीक्षक, ये जो असिस्टेंट एएसआई जो होते हैं ना कंप्यूटर में, इसमें 5,200 से लेकर 20,200 रुपए इनका वेतनमान रहेगा। और साथ में जो इनका जो ग्रेड वेतन रहता है ये 2,400 रुपए का रहता है। ये हो गया यहाँ पर इतनी बातें। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एज बताऊंगा कि ऐसे कौन से उम्र के जो बच्चे हैं वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इतना, ये है 2017 में जब कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसका एज का क्राइटेरिया, और ये है 2021 का एज का क्राइटेरिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजरली एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीजें जो है, ये पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग का वो ये एज जो है वो कॉमन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज कॉमन है, 38 ईयर्स है रिजर्व कैटेगरी और महिलाओं के लिए। और यहाँ पर भी वो चीज कॉमन है, सिर्फ यहाँ पर ये जो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती का ये जो कॉलम था ये वाला हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि अगर आप किस उम्र के होने चाहिए, तो यहाँ पर ये कि कोई भी आवेदक, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर वो अन्य राज्य का हो, कम से कम 21 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। तो ये खुली प्रतियोगिता में कौन कौन आएंगे, तो ये अदर स्टेट्स के सभी लोग आएंगे। अदर स्टेट्स में मतलब चाहे वो SC ST OBC हो, EWS कैटेगरी हो, मतलब किसी भी आरक्षण से संबंधित हो, अन्य राज्य का जो भी अभ्यर्थी होगा उसको यहाँ मध्य प्रदेश में कोई किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो माने ओपन कैटेगरी होगी और वो इसी कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के जो पुरुष आवेदक है, ओनली मेल आवेदक, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। मतलब उनकी कम से कम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है, ये मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले जो राजपत्रित और राजपत्रित पोस्ट हैं उसके लिए ये उम्र है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए क्या है होनी चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए होनी चाहिए कम से कम 18 और अधिकतम 33। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेबल के लिए पोस्ट आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 33 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिला आवेदक है अनारक्षित वर्ग की, साथ में आरक्षित वर्ग की, और आरक्षित वर्ग से जो पुरुष आवेदक भी आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से, शासकीय निगम स्वशासी मंडल संस्था के भी जो कर्मचारी नगर सैनिक आएंगे, उन सब की भी उम्र का ये जो क्राइटेरिया कांस्टेबल के लिए होना चाहिए 18 से लेकर 38 वर्ष। उनको 5 साल में एज में छूट दी जाती है, तो यहाँ पर 18 से लेकर 38 वर्ष, तो ये होगा इनका एज का क्राइटेरिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको 2017 इसके पहले और अभी के में दोनों में डिफरेंस इसलिए दिखा रहा था क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको चीजें क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो 18 से 33 सभी के लिए जो भी ओपन कैटेगरी में आते हैं, और 18 से 38 वर्ष उन सभी के लिए जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदक भी आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहां पर देखिए कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से थोड़े से अंतर है। तो यहां पर जो आरक्षक जीडी का जो पोस्ट है, इसके लिए जो अनारक्षित वर्ग है
अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या फिर जो हायर सेकेंडरी की परीक्षा वो उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है 10वीं के बाद तो भी आप एलिजिबल है। कुल मिलाकर ये 10वीं कक्षा की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है तो यहाँ पर उनको 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है आरक्षक चालक की। इसके लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो चालक का पोस्ट है ये ड्राइवर का पोस्ट होता है, इसलिए आपको वाहन परिवहन यान में जो भारी वाहन है परिवहन यान होते हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक कंपलसरी है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो भी आवेदक हैं उनके लिए 8वीं कक्षा या फिर उसके समकक्ष परीक्षा उनको उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में भारी वाहन परिवहन यान का उनको ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जैसे कि आरक्षक ट्रेड से आता है, ठीक है। ट्रेड के अलावा रेडियो एक पद हो गया, आरक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक कंप्यूटर, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरक्षक ट्रेड की अगर मैं बात करूं जिसमें कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर, इन सब की पोस्ट आती है। तो इसके लिए आपको 10वीं कक्षा परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ में आपका व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक होगा ये जो पोस्ट के लिए जो आवेदन करेंगे उसके लिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको भी 8वीं कक्षा परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ में व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है। रेडियो की अगर मैं बात करूं तो रेडियो पोस्ट के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा के साथ में ये आपको ये उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है उनको 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर की पोस्ट आती है इसके लिए 12वीं कक्षा की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है या तो आप 12वीं कक्षा परीक्षा पास होना जरूरी है अथवा या फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है ये भौतिक, रसायन, गणित इन विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में आपको UGC से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय होंगे उससे कंप्यूटर या फिर जो सूचना प्रौद्योगिकी है IT है इस विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर उच्च शिक्षा आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए। अगर आप हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा जो भौतिक, रसायन, गणित जो है इसके साथ आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा तभी 12th में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और साथ में आपका जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर उच्च शिक्षा कंप्यूटर विषय में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसके लिए UGC से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसमें से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर या फिर IT विषय में आपके पास ग्रेजुएशन, स्नातक होना चाहिए। साथ में जो मान्यता प्राप्त जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर या फिर IT में अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा या उच्च शिक्षा जो की है वो होना जरूरी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर ये है कि कंप्यूटर का आपके पास या तो डिप्लोमा चलेगा या जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, या फिर आपके पास जो स्नातक ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर या फिर IT विषय में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ में जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, इसमें भी कोई छूट नहीं है उनको। तो यहाँ पर कंप्यूटर IT विषय में उनका स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में पॉलिटेक्निक अगर आपके पास है या फिर आपके पास जो IT में 3 वर्ष का डिप्लोमा है ना, तो अगर आपने ये भी किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग बता देता हूं कि इसके लिए आपका पहले तो ये एग्जाम हो गया, आपका रिटर्न एग्जाम हो गया। रिटर्न एग्जाम आपने क्लियर कर लिया। रिटर्न एग्जाम में ध्यान रखिएगा किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहली चीज तो ये, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। तो कोई भी किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी यहाँ पर आपका एग्जाम है, आपने रिटर्न एग्जाम सबसे पहले होगा, रिटर्न एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। रिटर्न एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे, अब आपका आता है फिजिकल एग्जाम। अब आपको फिजिकल परीक्षा देना होगा। तो इसमें सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि आपको फिजिकल में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो आरक्षक GD का जो पद है इसमें आपको 800 मीटर की दौड़ लगाना है, जिसके लिए आपको 2 मिनट 45 सेकेंड अधिकतम समय दिया जाएगा। गोला फेंक में आपको जो दूरी तक फेंकना है गोला, वो 19 फीट कम से कम फेंकना है, और गोले का जो वजन होगा वो 7.260 किलोग्राम होगा। लंबी कूद जो कूदनी है उसके लिए आपको 13 फीट का किया गया है कि कम से कम 13 फीट आपको कूदना ही होगा। ये हो गया आरक्षक GD के लिए। इसके अलावा जो आरक्षक GD के महिला और महिला होमगार्ड आते हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारे जो है पुरुषों के लिए है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पुरुषों का क्राइटेरिया हो गया। महिला क्या क्राइटेरिया, तो उनको भी 800 मीटर दौड़ उनको सफल होना है, लेकिन उसके लिए एक समय का क्राइटेरिया 4 मिनट का है। उसी तरीके से गोला उनको भी फेंकना है, लेकिन उनको 15 फीट का क्राइटेरिया है और गोले का वजन भी जो है वो कम रहेगा, 4 किलोग्राम रहेगा। लंबी कूद में उनको 10 फीट तक लंबी कूद में सफल होना है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। गोला फेंक 15 फीट उनको कम से कम फेंकना होगा, जिसके लिए गोले का जो वजन होगा वो पुरुषों के गोले के वजन के बराबर 7.260 किलोग्राम होगा। 10 फीट लंबी कूद यहाँ पर कूदनी होगी और साथ में होमगार्ड सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड 800 मीटर दौड़ के लिए, 17 फीट गोला फेंक के लिए जिसमें गोले का वजन 7.260 किलोग्राम और 12 फीट लंबी कूद कम से कम यह कूदना होगा, तब वो फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए दौड़ जो होती है, इस दौड़ में आपको मात्र एक चांस दिया जाता है, लेकिन गोला फेंक और लंबी कूद में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 3 बार चांस दिया जाता है, ठीक है। और जब आप दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको गोला फेंकने को मिलेगा। जब गोला फेंक कंप्लीट कर लेंगे मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको लंबी कूद में का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ पर दौड़ में ही नहीं क्वालिफाई हो पाए तो आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये है। इसके अलावा जो आरक्षक रेडियो के जो पद होते हैं इसके लिए भी क्राइटेरिया है, तो उसको भी देख लीजिए। तो सेम क्राइटेरिया है, कोई भी क्राइटेरिया में इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई हैं सेम वहीं पर क्राइटेरिया है, सिर्फ यहाँ पर एक जगह अंतर आपको देखने को मिलेगा और वो अंतर कहां पर है तो वो आप ध्यान से देखिएगा, वो है होमगार्ड सैनिक में। होमगार्ड सैनिकों में ये जो गोला फेंक है ये 15 फीट आपको फेंकना होगा, जबकि होमगार्ड सैनिक में यहाँ पर 17 फीट रहता है अगर आप आरक्षक जीडी में देखेंगे, ठीक है। बस यही आपको अंतर, और साथ में आपको अंतर यहाँ पर एक जगह और दिखेगा, वो ये कि आरक्षक जीडी में 13 फीट की लंबी कूद यहाँ पर कूदना होता है, जबकि यहाँ पर 12 फीट है। और साथ में लास्ट में आप देखेंगे होमगार्ड सैनिकों के लिए यहाँ पर जो 12 फीट है होमगार्ड सैनिकों के लिए लंबी कूद, वो यहाँ पर 10 फीट है। ये 2 डिफरेंस है, अदरवाइज पूरी जो लगभग जो क्राइटेरिया है वो फिजिकल एग्जाम का सेम रहेगा आरक्षक रेडियो के पद के लिए भी। आगे चलते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मैं आपको इसके पहले तो बता ही चुका हूं। अब शारीरिक अर्हता, ये जो फिजिकल आपकी बॉडी कितना क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो जो पुरुष आवेदक है उनकी ऊंचाई, यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि इसमें भी मैं आपको 2 लेकर आया हूं यहाँ पर। जो पहला 2017 में वैकेंसी आई थी उसका और क्राइटेरिया, और 2021 का क्राइटेरिया। अब ये दोनों मैं क्यों एक साथ लेकर आया हूं, वो इसलिए लाया हूं क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को वो ना हो, आप लोगों को डाउट ना हो, इसके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। महिलाओं का पहले 158 सेंटीमीटर हुआ करता था, लेकिन अब इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। इस वजह से आपको जो डाउट ना हो इसके लिए मैंने ये लेकर आया हूँ। तो अभी के पैरामीटर जो है उसके लिए ये जो नीचे का टेबल है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो देखिए, जो आरक्षक जीडी जिसमें अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये कैटेगरी के जितने भी पुरुष आवेदक हैं उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनको सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। साथ में जो महिला आवेदक हैं आरक्षक जीडी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की, उनको 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। सीना का माप उनके लिए लागू नहीं होता है। आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति मात्र के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुरुष आवेदकों के लिए 160 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए और महिला आवेदकों के लिए 155 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। और जो पुरुष आवेदक है उनके सीने की माप 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए सीने की माप, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग बताता हूं कि फिजिकल एग्जाम की ट्रेनिंग आप कहां से करें, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिटन एग्जाम हो जाएगा। अगर जून में हो जाता है तो फिर इसके 2 महीने से लेकर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो 2 महीने का आपको समय मिलता है। तो इस 2 महीने में आपको बता दूं कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन अभी भी आपके पास खाली समय है। आपको प्रतिदिन ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, आपका एक रूटीन बने रहेगा। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि रिटन एग्जाम देने के बाद फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, और ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि इससे होता ये है कि जैसे आप यहाँ पर फिजिकल
एग्जाम की 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। तो जब आप शुरू में दौड़ना शुरू करते हैं तो आपके जो नी पेन है, जो आपका पैर है वो दर्द दे देता है, साथ में आपको तरह तरह की चीज़ें होती हैं, आपका पेट दर्द देता है जब आप रनिंग करते हैं। और ये सब रिकवर करना, फिर आपको एक अच्छा धावक बनना है जिससे आप निकाल पाएँ। और आपको सिर्फ धावक नहीं बनना है, आपको गोला फेंक भी सीखना है, लंबी कूद भी करना है। ये सब के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन बुढ़ार शहडोल जिले में ये ऑर्गेनाइज करा रहा है, ये निःशुल्क ट्रेनिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है आप सभी बच्चों के लिए। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है उन सभी बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाती है। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ट्रेनर जो हैं वो भी डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा, तो उनके माध्यम से यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। लगातार हर साल 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो 84 लोगों का सिलेक्शन हमारे संस्था से हुआ था। तो आप समझ सकते हैं लगातार यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट हमारे ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आता है। तो अगर जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं बहुत दूर दूर से, तो वो भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं। रहने खाने का आपको फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से चलाई जाती है। अगर आपको ट्रेनिंग से जुड़ना है तो नीचे यहाँ पर ये जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रेनिंग आपको करना जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग आपको शुरू से ही, मतलब आप पहले से अगर आपने मूड बना लिया है कि आपको वर्दी के पोस्ट के लिए आवेदन करना है, अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको फिजिकल के साथ में रिटर्न, ये दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर ये जो आरक्षक की परीक्षा जो होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिटन एग्जाम का। रिटन का तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, रिटन एग्जाम आपका हो गया। फिर मैंने आपको फिजिकल का बता दिया। अब फिजिकल का भी हो गया, आपका जो माप है, शरीर की माप, ये भी हो गया, आपका मेडिकल हो गया। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपका बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका बन जाएगा आपको इसमें नियुक्ति किसको मिलना है किसको नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें मैं यहाँ पर बताया हूं, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पत्र जो है, क्योंकि एक पोस्ट जो मैं आपको बताया था प्रधान आरक्षक की कंप्यूटर वाले पोस्ट के लिए, और साथ में सहायक उप निरीक्षक जो कंप्यूटर वाली जो पोस्ट थी, इनको 2 एग्जाम देना पड़ता है। मतलब इनको 2 प्रश्न पत्र करना होता है सिर्फ इन्हीं आवेदकों के लिए, बाकी सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं के लिए इनको दोनों प्रश्न पत्र देना कंपलसरी होता है। जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र है वो जीडी और बाकी लोग के लिए रहेगा, लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है ये केवल आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद वालों के लिए, इनको दोनों पेपर देना पड़ता है, पहला और दूसरा प्रश्न पत्र, ठीक है। अब जब ये लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर इनके बाद वही फिजिकल एग्जाम और मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका ये जो जो कुछ वैकेंसी में आपको बताया था, कुछ पोस्ट जो आती है चालक की, मतलब ड्राइवर की, और जो ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट थी उसके लिए तीसरा भी चरण होता है जिसको बोला जाता है ट्रेड टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो इसमें मात्र जो आरक्षक आते हैं, चालक जो ड्राइवर पोस्ट का, और जो ट्रेड से संबंधित जो मैं आपको बताया था कि कुक, बेसिन, ये सब जो करके मेसिन करके बहुत सारे पोस्ट थी, है ना, तो उन पोस्ट के लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें आपकी गुण देखते हैं कि आपको गाड़ी, जैसे अगर चालक पोस्ट ले तो आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं, ये सारी चीजें, और ट्रेड से रिलेटेड जो आपका जिस पोस्ट लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो काम आपको आता है कि नहीं, उसका यहाँ पर आपको तीसरे चरण में एक ट्रेड टेस्ट देना होता है। ये दोनों चरण जब आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब रिटन और फिजिकल एग्जाम, उसके बाद, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए ये सब जो है प्रक्रिया वो नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके लिए रिटन एग्जाम होता है, आपको कितना समय मिलेगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज देखिए कि जो आरक्षक संवर्ग है, प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर की पोस्ट है या फिर सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की जो पोस्ट है, इसके लिए जो रिटन एग्जाम होता है इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा जो मैं आपको बताया, जो पहला प्रश्न पत्र, ठीक है। ये किसके लिए एक प्रश्न पत्र, जो आरक्षक संवर्ग रहता है, प्रधान आरक्षक, उनके लिए। बाकी जो कंप्यूटर है उनके लिए 2 पेपर रहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जो पहला पेपर रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 100 नंबर मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो भी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट के लिए आवेदन करेगा उसके लिए दूसरा प्रश्न पत्र भी रहेगा, जिसके लिए उसको 2 घंटे अलग से और दिए जाएंगे, जो भी 100 नंबर का मार्क्स का रहेगा। तो उनके लिए 200 मार्क्स का हो जाएगा, बाकी के लिए सिर्फ ये आपको पहला प्रश्न पत्र बस देना रहेगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का समय रहेगा। अब कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखिए लिखित जो परीक्षा है जिसमें पहला प्रश्न पत्र, उसमें 100 अंकों का जो होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से रहेंगे। कौन कौन सा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का, विज्ञान और सरल अंक गणित 30 नंबर का, ठीक है। तो ये है अपना टोटल 40, 30, 70, 30, 100,
तो ये यहाँ पर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर पर, मतलब एक क्वेश्चन का सही आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, कोई भी किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसके अलावा ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये कंप्यूटर के पोस्ट वालों के लिए, इनके लिए ध्यान रखिएगा कि 100 नंबर का यहाँ पर जो टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषयों से संबंधित यहाँ पर टेक्निकल इनका एग्जाम होता है, ये 100 नंबर का होगा अलग से उनका, ठीक है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इन सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोग कैसे करें या फिर इन प्रश्न पत्र आपको जानकारी कहां से मिलेगी, तो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन साईं बाबा एजुटेक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां पर आप जाइए। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है, एमपी पीवी और व्यापम, एमपी पीवी एंड व्यापम जब सेलेक्ट आप करेंगे तो वहां पर जब आप नीचे जाएंगे वहां पर लिखा होगा आपका पीडीएफ, तो वहां पर आप जाइए, तो यहाँ पर पीडीएफ और ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे आप जाइए, वहां पर इस तरीके से आपको पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, एएसआई सभी वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर जाइए, आपको ये ढेर सारे पूरे जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के, वो सारा क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा, पूरे आंसर्स के साथ मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग बताने वाला हूं कि नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो है एएसआई की, ठीक है। अब एएसआई के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए सहायक उपनिरीक्षक, ये अनुसूची जो का ये जो पद होते हैं लिपिक के, जो ये आपने देखा होगा, जो यहाँ पर जो क्लर्क के पोस्ट होते हैं सहायक उपनिरीक्षक में, उसके लिए जो वेतनमान होता है 5,200 से लेकर 20,200 रुपए रहता है, 1900 का ग्रेड पे रहेगा। सूबेदार की जो पोस्ट होती है और शीघ्र लेखक जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, उसके लिए 9,300 से लेकर 34,800 रुपए ग्रेड ये वेतनमान रहता है, ग्रेड पे 3,600 का इनका रहता है। इसके अलावा सेम यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एज का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, 21 वर्ष उनकी न्यूनतम कम से कम एज होनी चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 21 से 33 वर्ष के बीच में ये एज का क्राइटेरिया होना चाहिए और 38 वर्ष होनी चाहिए जो भी आरक्षित वर्ग है, जिसमें से महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की आएंगे, बाकी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं पुरुष और महिला दोनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक, इन सब लोगों की 38 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 5 वर्ष की उनकी उम्र में छूट रहता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। साथ में मैं ये जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी में मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग और अदर स्टेट्स के बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी हैं वो सारे के सारे आएंगे किसमें, ओपन कैटेगरी में। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो सहायक उपनिरीक्षक ने जो ये लिपिक जो है इसके लिए जो पोस्ट रहेगी उसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हायर सेकेंडरी पहली, ठीक है। कम से कम आपका यहाँ पर आपके हायर सेकेंडरी जो है आपको 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। साथ में आप में हिंदी मुद्र लेखन जो परीक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए देखिए सीपीसीटी एग्जाम गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है। सीपीसीटी एग्जाम जब आप देते हैं तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करना होता है जिसमें वहां पर स्पीड के हिसाब से आपका मार्क्स रहता है। ये तीनों जब आप पास करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है और उस स्कोर कार्ड के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। और आपको एक खुशखबरी भी बताना चाहूंगा कि सीपीसीटी का जो एग्जाम है वो उसकी वैधता जो वैलिडिटी पहले 4 वर्ष थी, अब उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार ने कितना कर दिया है, अब उसकी बढ़ाकर कर दिया है 7 वर्ष, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ष को और ऐड कर दिया गया है, अब 7 वर्ष हो चुकी है। तो अगर इसको आप इस तरीके से समझिए कि 2015 में अगर आपने सीपीसीटी पास किया था तो अब इसमें 7 साल जुड़ जाएगा, तो आपकी जो वैधता हो गई है अब सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वो 2022 हो चुकी है। इसी के आधार पर आप लोग अपना जो भी वैलिडिटी थी जब आपने पास किया था उस पासिंग वाले ईयर से को 7 साल में जोड़ दीजिए, तो जो भी आपका मतलब आ रहा है ईयर, तो तब तक आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड अब वैलिड हो चुका है, चाहे वो पुराने वाले जो बच्चे रहेंगे उनका भी और जो नए अब पास होंगे उनका भी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फायदा आप लोगों उठा सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि और क्या क्वालिफिकेशन लगनी है आपकी। तो यहाँ पर सीपीसीटी के साथ में आपका पास निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्था में से किसी भी संस्था से कंप्यूटर परीक्षा में आपके पास ये डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
डिप्लोमा अगर आपके पास है कंप्यूटर से तो भी चलेगा, अगर आपके पास 1 साल का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग का ये जो कोपा जिसको बोलते हैं ITI है ना, अगर आपके पास ये है तो भी आप कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन है ना, अगर आपने BE किया है या फिर CS या फिर IT से है ना, या फिर MCA किया है, BCA किया है, या MS मतलब ये इसके अलावा जो MSc किया है वो है IT या CS से, मतलब इस तरह के जितने भी क्वालिफिकेशंस होते हैं कंप्यूटर और IT से रिलेटेड, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th होना चाहिए, 12th के बाद क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा डिग्री ये होना चाहिए, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, CPCT होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ में जो सूबेदार की पोस्ट है इसके लिए क्या आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सूबेदार की पोस्ट के लिए हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा परिषद जो बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 100 शब्द है ना प्रति मिनट की गति से ये जो शीघ्र लेखन जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, इसमें स्टेनोग्राफी का आपसे जो ये आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है वहां से एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए, तो आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस तरीके से ये जो सूबेदार जो स्टेनोग्राफर है, ठीक है, इसके लिए और CPCT का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, नो डाउट यहाँ पर आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। और साथ में जो हिंदी शीघ्र लेखन जो परीक्षा है जो मैं आपको अभी बताया, ये 100 शब्द प्रति मिनट वाला, तो ये आपके पास होने चाहिए ये स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी मान्यता प्राप्त संस्था है उसमें से किसी भी संस्था से कंप्यूटर का आपका पास होना जरूरी है, चाहे आपके पास डिप्लोमा हो या फिर ITI हो या फिर आपका BE या फिर BCA MCA कुछ भी अगर आपने किया है। जो मेनली होना चाहिए किसमें होना चाहिए, आपका BCom भी चलेगा है ना, तो ध्यान रखिए कि उसमें से एक विषय जो है कंप्यूटर होना जरूरी है, तो ये आपके पास ध्यान रखना है आप लोगों को, कंप्यूटर जो है होना जरूरी है। अगर ये आपको ये यहाँ पर बताया भी गया है, BSc BCom की जो डिग्री है जिसमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है वो मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान देना है कि मात्र आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास BE होना चाहिए CS IT से, यहाँ पर MCA होना चाहिए, BCA होना चाहिए, MSc होना चाहिए IT या फिर CS में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर ITI होना चाहिए कोपा में, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब चलते हैं कि इसका आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ऑनलाइन आपको आंसर करना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी भी हालांकि बताऊंगा। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्विज हैं जो आपको मिलेगा, वो क्विज को आप अटेम्प्ट करिए, जहां पर आप लीडर बोर्ड के माध्यम से आप देख पाएंगे क्या आपकी रैंक है, क्या आपने टाइम लिया, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज है, कैसा आपका रिजल्ट रहा है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप क्विज अटेम्प्ट करिए, क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी फिजिकल, तो यहाँ पर जो फिजिकल बॉडी का ऊंचाई जो होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी को, चाहे यहाँ पर SC ST OBC सभी कैटेगरी के पुरुष आवेदकों के लिए 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। महिला आवेदक सभी कैटेगरी के महिला आवेदक चाहे वो अनारक्षित हो या फिर आरक्षित हो, उन सब की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए सिलेबस सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ये सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न रहेंगे, प्रारंभिक गणित के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और ओवरऑल सारे क्वेश्चंस मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के लिए। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और यहाँ पर भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसके सिलेबस के हिसाब से। डिटेल्ड में अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो देखिए मध्य प्रदेश के समान ज्ञान से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जानकारियां हैं, प्रमुख अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, नदियां हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, पर्यटन है जिसमें दुर्ग, किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनी, प्राकृतिक स्थल, गुफाएं, समाधि, मकबरे, ये सब आएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जो व्यक्तित्व है, राजनीति, खिलाड़ी, कलाकार, शासन, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवी, ये सब चीजें कवर होगी 25 नंबर के लिए। वहीं पर समान हिंदी में वर्तनी की समान अशुद्धियां, शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, वाक्योग में अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा, उनका अर्थ अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध बनाना, विपरीतार्थिक माने विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्ति के अर्थ, संधि, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना और उनके
रचयिता के नाम, इन सब से रिलेटेड 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक गणित में आपको गुणा, भाग, दशमलव, अंक, निम्न, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ, हानि, क्षेत्रफल, आयतन, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। कंप्यूटर ज्ञान में ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है 2003, 2007, 2010, जो लेटेस्ट वर्जन है 2016, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। विंडोज एक्सपी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, और जो इंट्रोडक्शन इंटरनेट और इंटरनेट वर्किंग, इन सबसे रिलेटेड 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और मैं आप सभी बता दूं कि ये सब टॉपिक पर मैंने इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया है। इस पर चैनल में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक जो यहाँ पर बताए गए हैं, सारे का सॉल्यूशन, सारे की पूरी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप जाकर एक बार जरूर क्लासेस को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डिटेल में सिलेबस। अब बात करते हैं अगली जो पोस्ट आती है एसआई की, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, अब उसके तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर वेतनमान की, तो एसआई का जो वेतनमान रहेगा 9,300 से लेकर 34,800 रुपए रहेगा। ग्रेड वेतन रहेगा 3,600 रुपए का। अगर मैं एज की बात करूं तो सेम एज का क्राइटेरिया वही रहेगा, 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष रहेगा। ये ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन का मतलब जिसमें पुरुष जो है जनरल कैटेगरी के वो आएंगे, और अदर स्टेट्स के सारे कैंडिडेट्स आएंगे, चाहे वो रिजर्व्ड हो चाहे अनरिजर्व्ड हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग हैं, ठीक है, SC ST OBC, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन, तो ये आएंगे। साथ में जो महिला आवेदक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या फिर रिजर्व कैटेगरी, इन सब आवेदकों की उम्र 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष होनी चाहिए। 5 साल की उनको एज की छूट दी जाएगी। तो ये है एज का क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एक एक करके ध्यान से समझिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सूबेदार पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उप निरीक्षक जो जिला पुलिस बल है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उप निरीक्षक विशेष शाखा है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक है सभी में। और हाँ, स्नातक किसी भी विषय में हो तो आपका चल जाएगा। ऐसा विशेष रूप से नहीं है कि आपका स्नातक इसी में होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे अगर आपने रेगुलर किया है या फिर आपने डिस्टेंस एजुकेशन जो दूरवर्ती शिक्षा होती है उससे किया, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक QD जो पोस्ट है, इसके लिए आपके पास विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके विषय के साथ में ही आपका स्नातक होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। रेडियो उप निरीक्षक की जो पोस्ट है, उसके लिए आपके पास किसी भी संस्था या फिर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होगा, तो आप ही आवेदन कर पाएंगे। उप निरीक्षक जो अंगुली चिन्ह है, ये पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के विषय के साथ आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विस्बल उप निरीक्षक की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास स्नातक कोई भी ग्रेजुएशन होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपने इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपने अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। रिटन के बाद अब आपका नंबर आता है फिजिकल का, ठीक है। तो फिजिकल के लिए 800 मीटर की दौड़ आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए जो कम से कम जो आपका मिनिमम जो समय है वो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जो अधिकतम जो समय है पुरुष आवेदकों के लिए वो कितना है, 2 मिनट 40 सेकंड का है। एक अटेम्प्ट मिलता है दौड़ के लिए, मैं आपको बता चुका हूं। महिला आवेदकों को भी 800 मीटर दौड़ करना होगा, लेकिन उनके लिए समय दिया जाएगा 3 मिनट 30 सेकंड का अधिकतम। भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकंड का। अब आपने दौड़ क्वालिफाई कर ली, अब आपका आएगा नंबर लंबी कूद में। तो यहाँ पर आपको पुरुष आवेदकों को 13 फीट लंबी कूद कम से कम कूदना होगा, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट भी दिए जा सकते हैं। अगर आप नहीं पहले और सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, तो महिला आवेदकों को 10 फीट कूदना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी 10 फीट कूदना होगा। इसके बाद गोला फेंक, गोला फेंक में आपको शॉर्ट पुट में पुरुष आवेदकों को 19 फीट गोला फेंकना होगा, जिस वजन जो है गोले का वो 7.260 किलोग्राम है। महिला आवेदकों को 15 फीट फेंकना है, गोले का वजन 4 किलोग्राम है। भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट फेंकना है, गोला का वजन जो है 7.260 किलोग्राम होगा। इनको भी 3 अवसर मिले जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा फिजिकल। अब आपने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, अब आपका आता है नंबर इंटरव्यू का। रिटर्न के लिए नो नेगेटिव मार्किंग,
फिजिकल के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूं। अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का नंबर आपको मिलता है 10, ठीक है। जो फिजिकल एग्जाम है इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होता है, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप आ जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको 10 नंबर मिलते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके विभाग से रिलेटेड होते हैं कि आप विभाग में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा आपके अंदर मतलब क्यों आया कि आपको एसआई ही बनना है, सूबेदार ही बनना है, आप किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं। जनरल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये डिपेंड करता है वो सामने वाले एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी, पर अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से रहते हैं और आपको ये लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। और स्पेशली महिलाएं वर्ग क्या होती है, उनको लगता है कि अगर हमने पहला और दूसरा चरण क्रॉस कर लिया है तो तृतीय चरण जो है वो तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पहले जरूर हो जाता था जब महिलाएं इसमें उतनी नहीं थी पुलिस बल में, लेकिन आजकल महिलाएं भी पुलिस बल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, तो अब कंपटीशन उनके लिए भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो अब उनसे भी अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, और अगर इंटरव्यू में वो क्वालिफाई नहीं हो पाते तो वो 2 चरण क्वालिफाई हो जाने के बाद भी यहाँ पर आकर रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत सीरियस लेना है आपको इंटरव्यू को भी, ठीक है। आपका फिजिकल जो है बॉडी का वो आपको बता चुका हूँ, हाइट का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मैं एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जितना मैं क्राइटेरिया आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप को जो आपकी हाइट है या फिर जो पुरुष आवेदक है वो अपना सीना है, इसको आप लोग नाप लीजिए। अगर आपका ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं हो पा रहे तो सीना तो एक बार आपका एक्सरसाइज करने से बढ़ भी जाएगा, लेकिन अगर आपकी हाइट नहीं बढ़नी है एक उम्र के बाद तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जितना यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया, ऊंचाई का क्राइटेरिया मैं आप लोग बताया हूं अलग अलग एग्जाम के हिसाब से, तो अगर आपका ये नहीं है तो बिल्कुल भी आप समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि जब आपका फिजिकल एग्जाम होगा अगर आपकी उतनी हाइट नहीं है तो सारी आपकी मेहनत पानी में फिर जाएगी और आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो ही आप आवेदन करिएगा, नहीं तो यहाँ पर समय बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है विज्ञान, जिसमें गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र ये आएगा। ये टेक्निकल मतलब बोला जाता है इसको, तकनीकी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे की समय रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो तकनीकी और अतकनीकी मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जो पोस्ट होती है, इसके लिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी में और सामान्य ज्ञान का ये सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट रहेगा। 3 घंटे का समय मिलता है, 200 नंबर का ये नंबर रहेगा, तो ये आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर समझिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या है। जो भी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करेगा उसको ये यहाँ पर जो पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल वाला है, नॉन टेक्निकल वाला दोनों के मतलब उसको सिर्फ यहाँ पर सेकंड पेपर देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप सिर्फ नॉन टेक है ना, अगर आप नॉन टेक्निकल वाले हैं तो आप टेक्निकल के लिए आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपको ये पहला जो पेपर वो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये दूसरा वाला पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 नंबर का। लेकिन अगर आपने टेक्निकल का दिया है तो फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाता दोनों, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से पेपर रहेगा जिसमें से ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको विज्ञान का बता दिया, ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब इसमें डिटेल्स में चलते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्निकल के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम 100 नंबर का, तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 33 नंबर का। फिजिक्स से रिलेटेड 33 क्वेश्चन रहेंगे। गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड 34 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का। प्रति एक क्वेश्चन का सही आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए। तो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से, जिसमें से टेंस, मॉडल, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस, इसके अलावा अनसीन पैसेजेस, ठीक है। ये सब जो वोकैब से रिलेटेड रहेगा, वोकेबुलरी, ये सब वर्ड फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। ये सारे चीजें जो आपको रिलेटेड टॉपिक्स में रहेगा, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सब पर हमारे क्लास मतलब ये चैनल के माध्यम से नैना मैम ने पूरा पढ़ाया हुआ है। इनकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाके पूरे टॉपिक्स आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्ड में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, पूरे टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे हमारे चैनल में और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। पैसेजेस आपको वहां पर है। इसके अलावा फैक्चुअल पैसेजेस जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस बेस्ड जो होते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स रहते हैं। इसके अलावा जो डिस्कर्सिव पैसेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से आर्गुमेंटेशंस होते हैं, जिसमें आर्गुमेंटेटिव होते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके इंग्लिश में रहेंगे। इसके बाद आते हैं हिंदी पे। हिंदी एसआई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि 70 नंबर अकेली यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए शब्द निर्माण जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द पर संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अनेकार्थिक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास विग्रह, समास के भेद, संक्षिप्तीकरण, भिन्नार्थक, समुच्चरित, परिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग, वाक्य भेद जिसमें रचना और अर्थ के आधार पर, शब्द युग्म पर प्रश्न, बोली विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न, मुहावरे, लोकोक्तियां का वाक्य में प्रयोग, काव्य बोध जिसमें काव्य की परिभाषा, भेद मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। रस में रहेगा जिसमें उसकी परिभाषा, अंग भेद, उदाहरण, प्रश्न, अलंकार से संबंधित रहेगा। छंद होगा, रस रहेगा, छंद काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद के गुण, क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं, पहेलियां, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाएं, परिचय, खड़ी बोली, उनका अनुवाद, ये सब रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की जानकारी, अपठित जो बोध होता है जिसमें एक गद्यांश और जो गद्यांश और पद्यांश रहेगा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 70 नंबर का। और ये पूरे मैंने खुद यहाँ पर हिंदी इसमें डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और साथ में आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी जिस पे आप कंप्लीट ये पूरे टॉपिक्स को हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो तकनीकी और अतनाकी जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो मध्य प्रदेश राज्य जो हो गया, ठीक है, जो मैं आपको जीके का बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश राज्य, साथ में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में यहाँ पर मैथ्स रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, राजनीति विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, विज्ञान साइंस रहेगा। इन सब से संबंधित जो क्वेश्चंस रहेगा ये एक जनरल एप्टीट्यूड, समान बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग के प्रश्न भी रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस पूरा ये एसआई में आता है, ये पूरा पैकेज। ये पैकेज पर पूरा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी, वहां पर आप जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी किस विषय की और किस बुक्स के माध्यम से करें उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने यहाँ पर मैं आप लोगों के एग्जाम बताया, चाहे मैं कांस्टेबल बताया, एएसआई बताया या फिर एसआई बताया, इन सब के लिए मैं आपको एक वेल स्टैंडर्ड की एक प्रोफेशनल बुक्स बता रहा हूँ जो आप इनमें से प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं अगर आप इसके अलावा किसी और बुक से प्रेफर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, सभी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। सिर्फ डिफरेंस किसका रहता है, तो सिर्फ डिफरेंस रहता है कि उसकी जो भाषा है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं और उसमें डिटेल्स में अच्छे से पूरा चीज़ें समझाई गई है या फिर नहीं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी बुक्स अच्छी होती है। तो यहाँ पर कुछ पब्लिकेशन है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि लुसेंट हो गया, इसके अलावा ये माहेश्वरी, मुकेश माहेश्वरी की पब्लिकेशन हो गया, पुणेकर पब्लिकेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो आपने देखा होगा घटना चक्र, ठीक है, इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन और स्पीडी, ये कुछ आपको, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये इन पब्लिकेशन की आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक मिलेगी। यहाँ पर जनरल नॉलेज बस नहीं, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जो रीजनिंग होगी, मैथ्स है, साइंस है ना, आपको हर सब्जेक्ट्स, आपको करंट अफेयर्स हो गया, तो ये सब आपको मिले। तो अगर आपके पास ये रहे, और यहाँ पर भले ये जो स्पीडी है वो रेलवे के लिए, एनटीपीसी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एसएससी के भी लिए रहती है ये, लेकिन ये एमपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। आप इसको मंगाए कहाँ से, तो इसकी लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाइए, वहां पर बाय ऑनलाइन बुक्स का ऑप्शन है, वहां पर जब आप जाएंगे तो ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर पर मंगवा सकते हैं और अगर आप को मार्केट में मिल जाए तो मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके आप उसी कीमत में घर पर भी मंगवा सकते हैं इन सभी बुक्स को, और अच्छी बुक्स है, इसकी वजह से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप बात करते हैं ये पूरे एग्जाम्स के, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि किस क्राइटेरिया के आधार पर अब ये एग्जाम होता है और क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। फिजिकल एग्जाम सारे के, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, एएसआई हो, उन सबके फिजिकल एग्जाम की तैयारी भी हमारे एनजीओ के माध्यम से कराई जाती है, वो भी मैंने आपको जानकारी दे दिया। उसके जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप रुक कर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजी। देखिए, स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी, किसी भी अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, तभी आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और आपको पता है कि प्रति वर्ष जो है 10 लाख से ज़्यादा, लाखों बच्चे जो हैं वो आवेदन करते हैं इस वैकेंसी के लिए, और 2017 के बाद से वैकेंसी एसआई की नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कई तो एज ओवर हो गए हैं, तो एकदम इंतजार में बैठे हैं कि कब एसआई का उनको मौका मिले, एसआई और एसआई का, तो वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करें। कांस्टेबल की हालांकि 2017 के बाद से वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे लोगों का यहाँ पर कंपटीशन, लेकिन जो पोस्ट आती है वो काफी कम आती है। अगर आप कांस्टेबल की भी देखिए तो 4000 पोस्ट आई है, ठीक है, और लाखों लोगों ने आवेदन किया है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक आपकी सही स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ये एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम होता है मतलब आपको कंप्यूटर एक स्क्रीन रहेगी, वहां पर आपको एक समय पर एक प्रश्न दिखाई देगा और 4 उसके ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपके कभी भी आपने इस माउस पर हाथ नहीं रखा है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको काफ़ी समय लगेगा कि मतलब ये जो कर्सर होता है, कर्सर को वहां पर सही आंसर के पास लाना और टिक करना, और इसमें आपका समय बर्बाद होता है, आपके पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करें और साथ में आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना, साथ में माउस पर हाथ रखकर हाथ बैठाना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका समय बचाएगा। साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको एक समय पे एक क्वेश्चन मिलता है तो आपको एक शीट दी जाती है, एक वाइट पेपर दिया जाता है। उस शीट में जो मैथ से और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप पहले ऊपर देखते हो, फिर उसको यहाँ पर आप शीट में आंसर सॉल्व करते हो और जो आंसर सही होता है उसको फिर आप टिक करते हो। तो ये ऊपर स्क्रीन से देखना और फिर यहाँ पर नोट डाउन करने में आपका समय बर्बाद होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस करिए घर पर। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत कम समय में और पर्याप्त जो आपको समय दिया है उस समय के अंदर आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, अदरवाइज आपका समय आप निकल जाएगा, आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीरियस लीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि कोई भी मतलब नहीं है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं करके रखा है तो। अभी टाइम मैनेज किस तरीके से, तो उसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स मैंने बताया, स्पेशली अगर आप जीके की बात करें तो जीके के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर सब कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ इकोनॉमिक्स आएगा, जियोग्राफी आएगा, एमपी जीके आएगा, नेशनल लेवल का जीके आता है, इंटरनेशनल जीके आता है, करंट अफेयर्स आएगा। इसके साथ में यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा हिस्ट्री हो गया, है ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो आप रैंडमली मतलब आप अल्टरनेट वहाँ पर ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे हो गया मंडे का हो गया, इसके अलावा वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे के अलावा आपका हो गया फ्राइडे, ये आपका अल्टरनेट डेज हो गया। उसी तरीके से ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के अलावा थर्सडे हो गया, थर्सडे के अलावा आपका सैटरडे हो गया। ठीक है, तो आपको ये 3-3 दिन करके बनाना ये है कि सबसे पहले कि मैं ये 3 दिन में, जैसे ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि ये 3 दिन मैं जीके पढ़ूंगा, साथ में जीके के साथ मैं हिंदी पढ़ूंगा, साथ में मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। उसी तरीके से ये जो बाकी अल्टरनेट डेज हैं उसमें मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ूंगा, रीजनिंग पढ़ूंगा, साथ में जो करंट अफेयर्स है जो है उसको पर तैयारी करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई भी मतलब नहीं है एग्जाम की तैयारी करने का। सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज, यहाँ पर जो संडे रहेगा, ठीक है, ये संडे को आपको टोटली आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जितना भी आपने पढ़ाई किया उस वीक में तो आपको ये तैयारी कर करके देखना है कि क्या आपने जो तैयारी किया है तो वो सही आपकी तैयारी हुई है कि नहीं, आपने वो प्रोग्राम अच्छे से आपने जो याद किया है पूरे 6 दिनों में वो अभी भी आपको याद है कि नहीं। ये पूरी चीजें आपको ये देखना होगा कि आपका मॉक टेस्ट करके अपने आपको एग्जामिन करना होगा इस संडे के दिन में। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रतिदिन आपको एक तय करना होगा कि आप प्रतिदिन कितने घंटे देने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए 8 घंटे प्रतिदिन देना चाहते हैं तो आपको इस 8 घंटे को इस तरीके से मैनेज करना है कि यहाँ पर आपको 6 घंटे देना है इन सब्जेक्ट्स को, और ये जो 2 घंटा जो बचेगा इस 2 घंटे को देना है रिवीजन को। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन प्रतिदिन करें। अगर आप प्रतिदिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले पूरा पढ़ लूँ, पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, तो फिर आप यकीन मान के चलिए कि जो आपने पहले याद किया हुआ है वो सारा चीज आप भूल चुके हैं। बहुत ही कम 40% चीजें आप भूल चुके होंगे, देखिएगा सिर्फ आपको 60% ही याद होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से आप यहाँ पर नई चीजों को पढ़ने के लिए समय दें। साथ में आपको 2 घंटे का कम से कम आपको रिवीजन का समय देना ही होगा, क्योंकि जितना जैसे जैसे रिवीजन आप करते जाएंगे तो ही आपको चीजें याद रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप याद करते जाएंगे, तो पीछे की भी चीजें आप सारी भूलते जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पीछे का जो याद करते जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा डेटा आपके दिमाग में स्टोर होता जाएगा और कहीं ना कहीं आपको भूलने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है रिवीजन साथ में आप पहले दिन से ही करते रहें। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये रिवीजन और जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आर्ट्स, ये आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता देनी है। अब आपको ये भी ऐसा नहीं करना है कि सभी को इक्वली समय देना है, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में आपको कम समय लग रहा है तो आप इसको 1 घंटा दीजिए। अब आपने इसका जो 1 घंटा बचा लिया तो आप इस 1 घंटे को आप मैथ्स में दे सकते हैं,
है ना, तो यहाँ पर आप इसको 3 घंटा दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये आपको अपने हिसाब से तय करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका वीक है उसमें आपको ज़्यादा समय देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप कम समय देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देना है, समय आपको हर सब्जेक्ट को देना होता है। अगर आपने वो सब्जेक्ट को समय नहीं दिया तो चीज़ें जो याद आपको रहती है, जो आपको बनती है, वो भी चीज़ें भूलने लगती है। इसलिए सब जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करें। शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत आपको करना है स्ट्रेंथ से। अगर आप पहले दिन से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ से शुरुआत करना होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, तो आपको उसी सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ाई की जब शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत ज़रूरी है आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना। अगर आपने बनाया हुआ है कि आप 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आपको 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा अगर आपने ये तय किया है तो। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शुरू में पढ़ते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है और एकदम ही बंद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपनी मंजिल को हासिल करना है, बहुत जरूरी है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे शुरुआत करिए। क्योंकि आप जैसे अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश बनती है ना, आप इंग्लिश में आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, साथ में आपको वो चीज बनती है तो आपको बहुत जल्दी वो याद होगी, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते, जब उसका नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी आपको ये कहीं मोटिवेट करेगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं और आपको ये करना होगा। इसलिए आप कभी भी शुरुआत करिएगा तो इजी सब्जेक्ट से करिएगा, ना कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट से। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ में जब आपकी पूरी तैयारी जब आपकी होगी तो आपको रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने कितना पढ़ लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको कितनी चीज़ याद है एग्जाम देते वक्त वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इतना ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जाम में आपका इतना कॉन्फिडेंस से आप जाइए कि आपका पूरा पेपर बनना चाहिए। साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जो ऑनलाइन प्रैक्टिस की मैंने बात किया है कि आपको वहाँ पर जो आपका समय दिया गया है उस निर्धारित समय सीमा में आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएं। इसलिए आपको एक पूरे प्रॉपर एक प्लान की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कम लोग बताते हैं आपको, कि आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी होगी। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये सब आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 4-5 साल के आप निकाल लीजिए और 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। लेकिन आपको ये नहीं बताता कोई कि ये 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आपको आज बताता हूं। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, और इसके लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल की मान लीजिए आपने 2017 को आई थी एसआई की वैकेंसी, इसके पहले 2016, ठीक है, ऐसे करके आपने मान लीजिए आपने अलग अलग सालों का निकाल लिया पेपर। ठीक है, अब एक ही पेपर में कई सारे आपको शिफ्ट होते हैं, कई सारे शिफ्ट में अलग अलग पेपर में आ गए। मान लीजिए 5 पेपर आपको मिल गए मैथ्स के, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप क्या करिए, पांचों पेपर को एक एक करके ओपन करिए। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है किसमें, ये है आपका मैथ्स का। तो आप ये देखिए सिंप्लीफिकेशन के कई सारे टाइप होते हैं, तो आप ये देखिए कि आपका ये जो 2017 का पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसमें कौन से टाइप का क्वेश्चन आपका दिया है। तो आप अपने नोट्स बनाइए और उस नोट्स में आप ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप नोट डाउन करिए, मतलब लिखिए। इसके बाद आप दूसरे शिफ्ट में जाइए, दूसरे शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए। अगर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है तो फिर आप इसको नोट डाउन मत करिए अपने नोट्स में, लेकिन अगर वो दूसरे टाइप का है, ठीक है, सेम है टॉपिक सिंप्लीफिकेशन लेकिन दूसरे टाइप का है, तो आप उसको वहां पर उसी नोट्स में उसके जस्ट नीचे लिखिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक अनुभव लग गया कि किस में मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। साथ में आप जब इस तरह से एक नोट्स बनाते हैं जहां पर आपने टॉपिक वाइज, मतलब क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो अलग अलग क्वेश्चन हर तरह के रहेंगे, लेकिन आपने जो नोट्स बनाया उसमें आपने एक टॉपिक से रिलेटेड एक साथ क्वेश्चन को सभी को एक साथ एक ही जगह पर लिखा। एक जगह लिखने पर आपको क्या होगा, जब आप उस टॉपिक को उठाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको यह पता रहेगा कि इस टॉपिक से संबंधित मुझे किस टाइप पर ज्यादा फोकस करना है और किस टाइप को मुझे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपको पूरी एक कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि एक्चुअल में मेहनत आपको कहां करनी है। और इस चीज की शुरुआत आपको आज से करनी होगी, क्योंकि इस सब चीजों में आपको समय लगता है और आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप ये अभी से शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं उनकी एक इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी रहती है, तभी वो एक
एक सफलता को प्राप्त करते हैं। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको स्मार्टली मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्टली मेहनत कर रहे हैं तो नो डाउट आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली अगर अपनाया तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और साथ में हमारी जो पूरी टीम, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ये पूरी तैयारी, एक एक चीज़ें तैयारी आपको पूरी कराई जाएगी। जो भी आपको सपोर्ट रहेगा वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के में आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को अपलोड भी कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको वहाँ पर हेल्प भी करेगी। साथ में यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स की कैटेगरी है, वहाँ पर आप MPPV व्यापम में जाइए, तैयारी करिए। सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट कोर्स जो मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक ऑफर है, वो ये ऑफर है कि 1000 मात्र 1000 रुपए में, जो आपको कई हजारों में आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको ये कोर्स मिलता है, वहां पर आपको मात्र 1000 की कम कीमत में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा SI का, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे डिटेल्ड में। लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा। साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहां पर आप ये पूरे कंप्लीट कोर्स को तो देख ही सकते हैं, पूरे का एक्सेस पा सकते हैं, लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। साथ में वहां पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो यहां पर आप अपने फोटो लीजिए, क्लिक करके वहां पर आप सेंड करिए और आपको आपके डाउट सॉल्व करके दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में बहुत ही इजी इंटरफेस रखा गया है, फ्री बहुत सारी क्लासेस रखी गई हैं, सिर्फ पेड क्लासेस नहीं है, बहुत सारी फ्री क्लासेस। वहां पर जाके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, हिंदी इंग्लिश का आपको बायलिंगुअल भाषा की प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में अगर आप इस एप्लीकेशन को शेयर करेंगे तो आपको कॉइन मिलेगा। और कॉइन का आपको क्या फायदा मिलेगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे के पास अगर वो फाइनेंशियल वीक हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने वो भी ऑप्शन रखा हुआ है। अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री क्लासेस देखते हैं, जो फ्री PDF है, फ्री मॉक टेस्ट है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपको एड्स दिखाने का एक ऑप्शन होता है। अगर आप वो एड को देखेंगे तो आपको कॉइन मिलेगा, और कॉइन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में। मतलब जब आप कोर्स लेंगे तो आपकी प्राइस जो है, जितना भी आपने वहां पे कॉइन अर्न किया होगा तो वो आपका प्राइस कम हो जाएगा, और आप कम प्राइस में भी आप अपने कोर्स को ले सकते हैं। तो आपके लिए ये भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको 50 कॉइन मिलता है ना। अगर आप बाकी आप वीडियोस देखते हैं, अपना क्विज लगाते हैं, क्विज अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको 10-10 कॉइन मिलेगा। ठीक है, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट आप लोगों के सहयोग के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमारी टेलीग्राम और वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप तैयारी करिए बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप नीचे कमेंट करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों का आंसर करने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू मिली, अगर आपको पसंद आया कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए इस एक ही वीडियो में, तो इसको शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो क्लासेस हैं MPS सब इंस्पेक्टर की कंप्लीट क्लासेस बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। और ऑलरेडी बहुत सारे सेशन चल भी रहे हैं, तो आप डेली क्लासेस शाम 4 बजे और रात 8 बजे के सेशन को अटेंड किया करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।